नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं। यूपी से 51 नामों पर मुहर लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। राजनाथ सिंह को लखनऊ से बनाया गया उम्मीदवार। गोरखपुर से फिर रवि किशन पर भरोसा। मथुरा से हेमा मालिनी लड़ेंगे चुनाव। अमेठी से स्मृति ईरानी बनी है उम्मीदवार और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रत्याशियों की घोषित हो चुके हैं और साथ ही गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। गोरखपुर से रवि किशन पर भरोसा जो है वो भी जताया गया है और मथुरा से हेमा मालिनी और अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार बनाई गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को टिकट मिला है। आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है और साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, मनसुख मंडाविया पोरबंदर और राजनाथ सिंह लखनऊ से, जितेंद्र सिंह उधमपुर, किरेन रिजिजू अरुणाचल ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश के 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 20, 24 और गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9 सीटें तो बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। यूपी से 51 नामों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी से 51 नामों पर मुहर लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार को बनाया गया है और साथ ही गोरखपुर से रवि किशन पर भरोसा जताया गया है। मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी। अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार बनी है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान उम्मीदवार और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को टिकट दिया गया है। यूपी के 51 नामों पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी ने पहली सूची जारी की है, जिसमें 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें से यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी से 51 नामों पर मुहर लगी है, जिसमें से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से, गोरखपुर से रवि किशन, मथुरा से हेमा मालिनी और अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार बनी है। तो बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर में 1006 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जैसे देश विकास कर रहा है, हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सुरक्षा का हो, आर्थिक समृद्धि का हो, आस्था के सम्मान का हो, आजीविका का हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। एक नया भारत, दुनिया उसकी ताकत को समझ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को कोई हेय दृष्टि नहीं देखता। जो चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे। याद करिए, गोरखपुर की सड़कें आज तो अच्छी हुई है ना, अब पसंद आ रही सड़कें। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो गया है ना, फर्टिलाइजर का कारखाना प्रारंभ हो गया है ना, पिपराइच में चीनी मिल चालू हो गई है ना, ये रामगढ़ ताल की तरफ आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य अब केवल रवि किशन की फिल्मों के लिए ही नहीं, आप भी परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो घुमाने के लिए लेके जाना है तो रामगढ़ ताल की तरफ भी घूमने के लिए आपके लिए स्थल हो गया है। इसकी बगल में
जू भी है, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भी है। क्या नहीं है आज के दिन में गोरखपुर में? सब कुछ आपके पास मौजूद है और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य भी प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जनपद के हैं। कौड़ीराम बिस्पुर मार्ग बहुत दिनों से मांग हो रही थी, आज उसका भी शिलान्यास हुआ। मेडिकल कॉलेज रोड से एचएन सिंह चौराहा होते हुए, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट तक इस मार्ग के चौड़ीकरण और हवा पाठक में फ्लाईओवर, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी जहां जहां आवश्यकता थी उन सबको आज स्वीकृत करके फिर से गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा दिया गया है। खेल की सुविधाएं हो या बाढ़ के बचाव के लिए राप्ती नदी के तटबंधों की सुदृढ़ीकरण के कार्य को पूरा करने या उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, ये सभी कार्य आज इसमें समाहित किए गए हैं। अन्य कार्य भी हैं जो गोरखपुर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, गोरखपुर को एक नई पहचान दिला सकते हैं। और ये पहचान इसलिए और ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है, उसकी ताकत का एहसास हर एक व्यक्ति को है और उस स्पीड को कहीं बाधित नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोगों को प्राण प्राण से जुड़ करके, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो, तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। ऐसे ही 2024 में तीसरी बार भी फिर मोदी सरकार होगी। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, बल्कि इसके माध्यम से उन ढेर सारी सुविधाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो या फिर किसानों के सम्मान का कार्य हो, ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब एक समान सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, नगर निकायों में हो, जिला पंचायतों में हो, ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम पंचायतों में हो। योजना को स्मूथली वहां तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और नहीं तो पग पग पर बैरियर का काम करते हैं लोग। बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के लिए आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं। बहनों और भाइयों, पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा, एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं। आप कितने लोग आपने से गए अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? ऐसा नोट करो, हमें एक सप्ताह के अंदर सबको अयोध्या ले जाने की तैयारी करो। सबको दर्शन करो। चुनाव की घोषणा के पहले ये सब लोग दर्शन करके आ जाए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, जिस अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो नहाएंगे, ये व्यवस्था करो।
ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या जो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेता काल की अयोध्या में आ रहे हो। ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। तब अन्य धाराओं में सरकारें बैरियर का काम करती है। जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए, कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी तकनीकी दृष्टि से डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा, बल्कि हमारा प्रदेश भी देगा और हमारा देश भी देगा। आज बहनों भाइयों, इसी अभियान के साथ जुड़ करके आपके पास आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को इतनी ढेर सारी जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट से तटबंध से की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, इनमें छितरी टुन्नी तटबंध का है, नरसड़ी रिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय और अनावासीय भवन के शिलान्यास का है, झगा में एक चौकी का है, एयरफोर्स के पास एमईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है, और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत कर दिया है। नकां जंगल नकां से रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित हड़ावा फाटक, संपार फाटक जो संपार फाटक है, वहां पे 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। बरगदमा कौवाबाग जेल बाईपास पर, इसमें पादरी बाजार के पास भी 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। कौड़ीराम गजपुर मार्ग का चौड़ीकरण का है। गोरखपुर महाराजगंज मार्ग एचएन सिंह चौराहा से हवा फाटक जगेश्वर वासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ मंदिर गेट तक इस सड़क के चौड़ीकरण का 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय में आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी पैसा दे दिया गया है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रो क्लब हॉकी मैदान पर पेविलियन निर्माण का, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।
बढ़ागंज में सरयू नदी घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य, यहां पर राजेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, ये कार्य किया जा रहा है। सदगुरु कबीर चरण पालिका मंदिर घासी कटरा, यहां पर मंदिर पर्यटन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। रोहिन नदी पर बन रहा तटबंध के कटान निरोधक कार्य को भी यहां पर कार्य किया जा रहा है। कैंपियरगंज में भी कैनाल नाला, मोदीगंज में नगर पंचायत बांसगांव में बांसगांव चौराहे पर आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी और यहां पे धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही अन्य तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आज धनराशि गोरखपुर के लिए स्वीकृत हो रही है। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। और विकास कार्य जिस गति से हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस गति से प्राप्त हो रहा है, इसी गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी बरसना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोथा के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, माणिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में एनएलएफटी एसडी के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में यूएनएलएफ का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए
अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रदीप देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। तो वहीं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में राजीव चंद्रशेखर और प्रत्यूष कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आप जानते ही हैं कि 27 फरवरी को जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था और वहां पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नासिर हुसैन जी का जब रिजल्ट आया था, और वो भी विधान सौदा कर्नाटक के इतिहास में केंगल हनुमंतಯ್య जी के बनाया हुआ एक डेमोक्रेसी के एक बड़ा सिंबल है विधान सौदा, एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर इस रिजल्ट के बाद नासिर हुसैन के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स जो भी कहें, ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये रिकॉर्डेड था, टीवी पे आए, वीडियो क्लिप्स हुए, और जब जर्नलिस्ट वहां पे जो मौजूद थे, जर्नलिस्ट ने नासिर हुसैन को चैलेंज किया और पूछा कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, और ये कैमरा पे है। ही जस्ट सेड, उन्होंने कहा अरे छोड़ो, वो भी कैमरा पर रिकॉर्डेड है। और उसके बाद जब इसका एक तरह से प्रतिक्रिया हुआ, हमने जब प्रोटेस्ट, काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, हमारे पार्टी के नेतागण इंक्लूडिंग फॉर्मर होम मिनिस्टर अर्घ ज्ञानेंद्र, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी चलाया कि ये गलत है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा गया था, ये नासिर हुसैन जिंदाबाद कहा गया था। और मेरे जैसे जो कर्नाटक से आते हैं, जो क्योंकि मैंने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, काफी सारे लोग इंक्लूडिंग खड़गे साहब बेटा और वहां के अलग अलग मंत्रीगण ने ट्रोल करने की कोशिश की। कहा गया था कि हम झूठ बोल रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फेक न्यूज, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे वीडियो क्लिप्स थे जहां पे स्पष्ट पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रिकॉर्ड हुआ था। केस फाइल हो गया, एफआईआर अगेंस्ट पर्सन्स अननोन वाज फाइल्ड बाय द पुलिस, और जब डैमेज कंट्रोल करने के लिए निकले कांग्रेस, ये एक स्पिन दिया गया कि हम फेक न्यूज कर रहे हैं, और ये हुआ ही नहीं था। और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ने अभी कंफर्म कर लिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाया गया था वो सही है, वो ऑथेंटिक है, और वहां पे नारा लगाया गया था। इसको मैं आज क्यों रिपीट कर रहा हूं? एक तो इनका जो डिनायल का मानसिकता है। तो वहीं ईसीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चुनावों में धन और किसी भी बाहुबल का प्रयोग ना हो, ये भी उनकी मांग थी। पुलिस को उनका कहना था कि सेंसिटाइज किया जाए कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, घरों पर अगर झंडे लगे हैं या कोई चुनाव की प्रक्रिया है तो उसको ज़बरदस्ती ना हटाएं। अगर उसने परमिशन दी है प्राइवेट व्यक्ति ने तो ना हटाएं। ये भी कहना था उनका कि गाड़ियों पर से झंडे, अगर जो स्वीकृत गाड़ियां हैं
उनमें से ना हटाया जाए प्रचार की। कुछ सुविधा के लिए ये भी कहना था कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको चेकबुक जो है बैंक से बहुत छोटी छोटी मिलती है खर्चे के समय में, हमने ये ताकीद की हुई है। थोक औषधि और चिकित्सक उपकरणों के लिए PLI योजना के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यहां पर शिरकत भी की है। अरुणेश चावला जी, पाठक जी, हमारे NPPA के चेयरमैन पंत जी, सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर एक डग आगे बढ़े हैं। मुझे याद आ रहा है कि देश में कोविड आ चुका था, एक और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।